हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर को खत्म कर लिया था। आज जो है हम अपना नेक्स्ट चैप्टर यानी कि सरफेस केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, जो कि आपका फिजिकल केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है। तो जैसे कि आप सभी को मालूम है, फिजिकल केमिस्ट्री में हमारे 4 चैप्टर्स आते हैं और चारों बड़े स्कोरिंग चैप्टर्स हैं। तो 3 चैप्टर उनमें से हम कर चुके हैं। आई होप आप सभी ने उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए होंगे। केमिकल काइनेटिक्स के, इलेक्ट्रो के और सॉल्यूशन के तीनों चैप्टर ऐसे हैं जिन तीनों से आपको एक एक न्यूमेरिकल जो है बोर्ड्स के अंदर पक्का मिलेगा। तो उसकी अच्छे से तैयारी कर लेनी है आपको। सारे के सारे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कीजिए। ठीक है, तो आज जो है हम अपना नेक्स्ट चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, जो बहुत ही आसान चैप्टर है। इससे हर साल क्वेश्चन तो आएगा ही ऑब्वियसली। ठीक है, क्वेश्चन भी आता है और बड़ा इजी क्वेश्चन है, क्योंकि चैप्टर भी बहुत ही इजी है। बिल्कुल ही सिंपल से कंसेप्ट है इसके अंदर। तो बहुत ही आसान और स्कोरिंग चैप्टर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। हम चैप्टर का नाम है सरफेस केमिस्ट्री। देखो, जैसे नाम से थोड़ा सा पता चल रहा है, सरफेस केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है आप सभी को मालूम है। जहां पर कोई केमिकल प्रोसेस चल रहा होता है तो वहां पर जो भी हम स्टडी करते हैं वो केमिस्ट्री की ब्रांच स्टडी करती है। और सरफेस का मतलब क्या है? कोई भी चीज जिसकी सबसे जो टॉप मोस्ट लेयर होती है उसे हम क्या बोलते हैं? सरफेस बोलते हैं। तो उस टॉप मोस्ट लेयर के ऊपर क्या केमिकल रिएक्शन चल रही है या कोई फिजिकल प्रोसेस चल रहा है, वही पढ़ते हैं हमें सरफेस केमिस्ट्री के अंडर। ठीक है, तो बेसिकली सरफेस केमिस्ट्री क्या है? सरफेस केमिस्ट्री दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, सबसे पहले इसी को डिफाइन कर लेते हैं। दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with physical और chemical process occurring on the surface। ठीक है, तो सरफेस केमिस्ट्री जो है केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो डील करती है फिजिकल और केमिकल फिनोमिना या प्रोसेस जो है वो सरफेस के ऊपर चल रहा है। जैसे सरफेस की अगर हम बात करें, जैसे ये मार्कर है, मार्कर का ये जो टॉप मोस्ट लेयर है, बाहर वाली लेयर आप देख सकते हो, ये क्या है? इसकी सरफेस है। चारों तरफ ये सब क्या है? सरफेस है। ठीक है, अगर हम अपनी बॉडी के आउटर मोस्ट लेयर के बारे में बात करें तो ये क्या है? सरफेस है। बोर्ड के बारे में बात करो तो ये क्या है? टॉप मोस्ट लेयर इसकी क्या है? सरफेस। सरफेस के ऊपर ही लिखा है मैंने ये। ठीक है, तो जो भी बाहर की लेयर होती है, टॉप मोस्ट लेयर होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? सरफेस बोलते हैं। और उसके ऊपर जो फिनोमिना चल रहा है, फिजिकल हो या केमिकल हो, उसकी जो ब्रांच स्टडी करती है उसे हम क्या बोलते हैं? सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि सरफेस के ऊपर प्रोसेस होते क्यों है, उसका कारण क्या है। ठीक है, उसका कारण एक है, उसको देखेंगे। देखो, वो कारण समझने के लिए आपने थोड़ा बहुत जो है एक सरफेस टेंशन पढ़ी होगी, जो कि लिक्विड्स के अंदर देखने को मिलती है हमें। उसी तरीके की सरफेस टेंशन हमें सॉलिड स्टेट में भी देखने को मिलती है। कैसे? आइए देखते हैं। देखो, सरफेस केमिस्ट्री में हमने एक चीज पढ़ी थी कि जो पार्टिकल सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होता है और जो सेंटर में प्रेजेंट होता है, उन दोनों के ऊपर इक्वल फोर्सेस नहीं लगती हैं। ठीक है, कैसे था? आइए देखिए, याद कर लेते हैं उसको। जैसे कि मान लो ये आपका कोई सॉलिड सरफेस है। ठीक है, ये आपका कोई सॉलिड सब्सटेंस कुछ भी है, एक्स वाई जेड। अब यहाँ पर एक पार्टिकल तो प्रेजेंट है इधर, ठीक है, और एक पार्टिकल प्रेजेंट है यहाँ पे सरफेस। ठीक है, तो जो सॉलिड स्टेट है, सॉलिड स्टेट के अंदर क्या होता है? आपके जो पार्टिकल्स हैं बिल्कुल पास पास होते हैं, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पार्टिकल सेंटर में प्रेजेंट होगा, जो पार्टिकल सेंटर में प्रेजेंट होगा, वो इधर वाले पार्टिकल से भी अट्रैक्टेड होगा, इधर वाले से भी, इधर वाले से भी, इधर वाले से भी, और ऊपर से भी, इधर से भी, इधर से भी। यानी कि चारों डायरेक्शन से इक्वली अट्रैक्टेड होगा अगर कोई पार्टिकल सेंटर में या सरफेस के अलावा कहीं पर भी प्रेजेंट है तो। ठीक है, और अगर हम बात करें जो पार्टिकल सरफेस पे प्रेजेंट है, सरफेस इधर वाला भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है। जो पार्टिकल सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं
उन पे बाहर की तरफ से तो कोई फोर्स नहीं लग रही है। फोर्स सिर्फ कहां से लगेगी, अंदर की तरफ से, या फिर इधर से लग जाएगी। सिर्फ इतनी इतनी फोर्सेस लगेगी इसके ऊपर, ठीक है ना। बोलो बात समझ में आई है कि नहीं। जो पार्टिकल सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होता है उस पे अलग तरीके की फोर्सेस लगती हैं, और जो पार्टिकल सेंटर में प्रेजेंट होगा या सरफेस के अलावा कहीं पर भी प्रेजेंट होगा उस पे अलग तरीके की फोर्सेस लगती हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस की वजह से ही जो आपके सरफेस के पार्टिकल्स हैं इनको क्या है, अंदर से कोई चीज खींच रही है, तो इन सरफेस पार्टिकल्स के ऊपर एक इनवर्ड पुल लगता है। इनवर्ड पुल लगेगा तो वो क्या करेगा, बाहर की किसी चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। यानी कि कोई चीज अगर आपने सभी ने एक चीज देखी होगी, जब कोई शिप जो है अगर वो पानी के बीच में डूबता है, अगर वो पानी के बीच में डूबता है, जैसे ही वो पानी के बीच में डूबेगा वो आसपास की बाकी चीजों को भी अपने साथ ले जाता है, ठीक है। कुछ वैसा सही आप यहां पर भी सोच सकते हो कि जो सरफेस के ऊपर पार्टिकल्स प्रेजेंट है उनके ऊपर एक इनवर्ड पुल लग रहा है, अंदर की तरफ खींच रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, अपनी इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए, ताकि उनपे ये इनवर्ड पुल ना लगे, वो क्या चाहेंगे कि इसके चारों तरफ कोई एक पार्टिकल आकर के बैठ जाए। अगर कोई सब्सटेंस इसके ऊपर आकर के बैठ जाता है तो इनपे क्या होगा, चारों तरफ से इक्वल फोर्सेस लगनी शुरू हो जाएंगी और ये पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। तो बात समझ में आ रही है कि सरफेस के ऊपर फिनोमिना होता क्यों है। जो भी सरफेस केमिस्ट्री के अंदर हम फिजिकल और केमिकल प्रोसेस पढ़ते हैं उनका कारण यही होता है कि जो आपके पार्टिकल सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं उन पर और जो पार्टिकल सेंटर में प्रेजेंट होते हैं उन दोनों पर सेम टाइप की फोर्सेस नहीं लग रही होती। सरफेस पे जो है पार्टिकल सिर्फ अंदर की तरफ से अट्रैक्टेड होता है और जो हमारा सेंटर में प्रेजेंट है वो चारों तरफ से अट्रैक्टेड होता है, ठीक है। तो लिखेंगे इसके बाद छोटा सा चीज, रीजन ऑफ सरफेस फिनोमिना। ठीक है, तो क्या रीजन है, रीजन क्या बन जाएगा आपका, द पार्टिकल्स present at the surface are not attracted equally from all the directions, or we can say they experienced unbalanced forces, ठीक है, due to which an inward pull generated on the surface particles, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा रीजन फॉर एड्सॉर्प्शन की जो पार्टिकल्स आपके सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है, जो सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है, इनके ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्स लगती है, ठीक है। और जो पार्टिकल सेंटर में प्रेजेंट होगा या सरफेस के अलावा कहीं पर प्रेजेंट होगा उस पर जो है बैलेंस्ड फोर्स लगेगी। तो इसी अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से सरफेस पार्टिकल्स के ऊपर एक इनवर्ड पुल लग जाएगा, जिस वजह से वो आसपास की चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, या उसके ऊपर अगर हम कुछ डाल देंगे तो वो उसके ऊपर चिपका रहेगा, अट्रैक्टिव। वो बात समझ में आ गई कि सरफेस फिनोमिना क्या होता है और होता क्यों है। देखो सरफेस फिनोमिना क्या होता है वो तो हमने देख लिया। अब इसके बाद जो हमारे पास
सरफेस फिनोमिना है उसे हम कहते क्या है, ठीक है। तो दो टाइप के हमारे पास फिनोमिना होते हैं। एक तो देखो नॉर्मली आप सभी ने पढ़ी हुई है एक टर्म, दैट इज एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन किसी चीज का एब्जॉर्ब होना, आप सभी इस चीज से फेमिलियर हो कि क्या होती है एब्जॉर्प्शन। देखो एब्जॉर्प्शन कोई आपसे पूछे तो आप सीधा एक एग्जांपल ले लोगे और क्या होगा, देखो जैसे वहां पर होता है वैसे ही वही होती है एब्जॉर्प्शन। जैसे कि आप बोलोगे कि कॉटन है, कॉटन को मैंने पानी में डिप किया तो कॉटन क्या करेगी, पानी को एब्जॉर्ब कर लेगी। या फिर कॉटन को इंक में डिप किया, वो क्या करेगी, उसको एब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे स्पॉन्ज ले लिया, स्पंज को अगर आप पानी में डाल दो, इंक में डाल दो, पेंट में डाल दो तो वो क्या कर लेता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। तो आइए पहले तो एब्जॉर्प्शन को देख लेते हैं, एब्जॉर्प्शन क्या चीज है। देखो एब्जॉर्प्शन को अगर हमें डिफाइन करना है तो एग्जांपल बहुत है हमारे पास। सरफेस जो है उस पर भी प्रेजेंट होती है चीजें और उसके अंदर तक भी प्रेजेंट होती हैं। जैसे कॉटन को, स्पॉन्ज को या इस तरीके की कोई भी चीज है जो सब्सटेंस को एब्जॉर्ब करती है, उसको अगर हम किसी भी इंक में, वाटर में डालेंगे तो वो क्या करेगी, उसको एब्जॉर्ब कर लेगी। और अगर एब्जॉर्प्शन को हमने क्या करना है, डिफाइन करना है, तो डिफाइन कैसे करेंगे। एब्जॉर्प्शन की डेफिनेशन सीधी सी होती है, इट इज अ बल्क फिनोमिना। बल्क फिनोमिना का मतलब क्या होता है कि जो चीज एब्जॉर्ब हुई है वो पूरे अंदर तक एब्जॉर्ब हुई है। जैसे अगर इसमें मार्कर की बात करूं, मार्कर के अंदर स्पॉन्ज होता है, देखो अगर इसको खोल के देखें, इसके अंदर स्पंज होता है, आप देख नहीं पा रहे होगे वैसे इसको, आपने तब नहीं देखा होगा, क्लास में खेलते रहते हो मार्कर के साथ। तो इसके अंदर क्या होता है, स्पंज होता है, ठीक है। जब इसमें हम इंक डालते हैं तो वो स्पंज जो होती है वो पूरे तरीके से पूरे स्पंज को अंदर तक जो है इंक पहुंच जाती है, ठीक है। या आप सभी ने करके देखा होगा कि अगर किसी स्पंज को हम पानी में डिप कर दें तो उसके अंदर तक पानी चला जाता है, यानी कि पूरा चारों तरफ जो है पानी फैल जाएगा। इस तरीके के फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, बल्क फिनोमिना, यानी कि हर तरफ जो है वो चीज पहुंच चुकी है, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन को अगर हमने डिफाइन करना हो तो सिंपल सी टर्म्स में हम क्या बोलते हैं, इट इज एन बल्क फिनोमिना, ठीक है। ये जो है एक हमारा बल्क फिनोमिना है और जो पार्टिकल्स होते हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं इन ऑल द डायरेक्शन ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है। तो इसमें एक चीज और ऐड कर सकते हैं, एंड द सब्सटेंस which is getting absorbed distributed equally in all the directions। ठीक है, बात समझ में आ गई। एक तो ये बल्क फिनोमिना है और जो भी सब्सटेंस एब्जॉर्ब हो रहा है वो सारी डायरेक्शंस के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हम सरफेस पे जो फिनोमिना चल रहा है, मेन तो हमने इसी को पढ़ना है कि सरफेस केमिस्ट्री क्या पढ़ती है, क्या बताती है हमें, ठीक है। तो सरफेस फिनोमिना जो होता है उससे हम बोलते हैं, देखो एब्जॉर्प्शन से मिलती जुलती टर्म है, उसे हम बोलते हैं एडजॉर्प्शन। इस बी की जगह पर डी लगाना है, तो बोलने में एक जैसे लगते हैं, तो ध्यान से सुनना। अब इस चैप्टर में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, जो एडजॉर्प्शन होती है वो क्या है। ये एक सरफेस फिनोमिना है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन तो हमने क्या बोला, एब्जॉर्प्शन कैसा फिनोमिना है, इट इज एन बल्क फिनोमिना। बट अगर बात करें एडजॉर्प्शन की, तो एडजॉर्प्शन जो होती है ये एक सरफेस फिनोमिना है। देखो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लो मेरे पास एक चौक का पीस है, ठीक है। चौक को मैंने क्या किया, एक इंक की बोतल में डिप कर दिया। डिप करने के बाद जब मैं निकालूंगा तो उस चौक के चारों तरफ इंक लगी हुई होगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अब क्या करो, उस चौक को बीच में से तोड़ दो। अगर बीच में से तोड़ के देखोगे, मान लो व्हाइट कलर का चौक था, आपने क्या किया, ब्लैक इंक में उसको डिप कर लिया, तो चौक अभी फिलहाल आपको ब्लैक नजर आ रहा होगा। बट अगर उसको तोड़ के देखोगे तो अंदर से वो कैसा नजर आएगा, व्हाइट नजर आएगा। क्या ऐसा होगा कि इंक जो है उसके अंदर तक पहुंच गई, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी चारों तरफ, ऐसा तो नहीं होता ना।
ठीक है, तो इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन। ठीक है, एडजॉर्प्शन जो है वो एक सरफेस फिनोमिना है। जो भी पार्टिकल, जो भी सब्सटेंस उसके ऊपर चिपक रहा है आकर के किसी सरफेस के ऊपर, वो सिर्फ सरफेस पे ही रहेगा, उसके अंदर नहीं जाएगा। सो एडजॉर्प्शन इज नॉट अ बल्क फिनोमिना। बल्क फिनोमिना जो है वो होती है हमारी एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन जो थी वो तो थी बल्क फिनोमिना, बट जो एडजॉर्प्शन है वो बल्क फिनोमिना नहीं होती है, ये सिर्फ सरफेस के ऊपर होता है। ठीक है, तो इसको अगर हम डिफाइन करें तो व्हाट इज एडजॉर्प्शन? एडजॉर्प्शन इट इज सरफेस फिनोमिना। ठीक है, तो ये कंप्लीटली डिफरेंट है एब्जॉर्प्शन से। आप साफ साफ देख सकते हो, इसमें हमने क्या लिखा था यहाँ पर, इट इज अ बल्क फिनोमिना, बट यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, इट इज अ सरफेस फिनोमिना। ये सरफेस के ऊपर चलता है। ठीक है, और जो सब्सटेंस आकर के एब्जॉर्ब होगा सरफेस के ऊपर, वो सिर्फ सरफेस पर रहेगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा ऑल द डायरेक्शंस के अंदर। ठीक है, तो इसको आगे ये चीजें आप और लिख सकते हो, विच इज गेटिंग एब्जॉर्ब्ड नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली इन ऑल द डायरेक्शंस। वो सिर्फ और सिर्फ जो है सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होगा, चारों डायरेक्शंस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। ठीक है, अब जो एड्सॉर्प्शन होती है, एड्सॉर्प्शन के दौरान दो कंपोनेंट्स होते हैं हमारे पास, एक होता है एड्सॉर्बेट, एक होता है एड्सॉर्बेंट। ठीक है, देखो जैसे कि अभी हमने एक एग्जांपल लिया था, ये मान लो मेरे पास एक बीकर है छोटा सा, इसमें मैंने क्या किया है, ब्लैक इंक डाल। ठीक है, ब्लैक इंक डाली, एक ये मेरे पास चौक का पीस है। ठीक है, या क्या करते हैं, इसका कलर चेंज कर देते हैं। ये मेरे पास ब्लू कलर का चौक है। ठीक है जी, अभी अंदर से ब्लू ही होगा ऑब्वियसली। ठीक है, अब ये क्या किया मैंने, ब्लू कलर का चौक उठाया और इस ब्लैक इंक के अंदर डाल दिया। अब ब्लैक इंक के अंदर डालने के बाद जब मैं इसको देखूंगा तो ये कैसा सा नजर आएगा, ब्लैक इंक में डालने के बाद जब हम इसको देखेंगे तो ये कैसा नजर आएगा, इसके चारों तरफ हमें एक ऐसी सी लेयर नजर आएगी ब्लैक कलर। तो ऐसा हो जाएगा, अगर ब्लू कलर के चौक को, इस ब्लू कलर के चौक को मैंने अगर ब्लैक इंक के अंदर डाल दिया तो ब्लैक इंक के अंदर डालने के बाद कुछ इस तरीके से नजर आएगा। अब अगर इसको तोड़ के मैं देखूंगा, तोड़ के देखूंगा तो किस तरीके का नजर आएगा, बीच में से इस तरीके से ब्लू दिखेगा और साइड से कैसा दिखेगा, इसके चारों तरफ जो है ब्लैक ब्लैक इंक लगी हुई होगी, कुछ इस तरीके से नजर आएगा। ठीक है, तो ये जो है बीच वाला है आपका ब्लू चौक, और इसके चारों तरफ जो है ये क्या लगी है, ब्लैक कलर की इंक। ठीक है, तो यहां से क्लियर हो गया आपको कि दो चीजें हैं यहां पर, एक चीज वो है जो इसके ऊपर लग रही है आगे, और एक चीज ऐसी है जो क्या कर रही है, अपना सरफेस प्रोवाइड कर रही है। तो एड्सॉर्प्शन के दौरान दो कंपोनेंट्स होते हैं आपके पास। ठीक है, अब जो चीज एड्सॉर्ब हो रही है, एड्सॉर्ब कौन हो रहा है यहां पर, इंक एड्सॉर्ब हो रही है। ठीक है, तो जो इंक होगी यहां पर, इस एग्जांपल में दो चीजें हमारे पास, एक चौक है और एक इंक है। तो जो चौक है ये क्या कर रहा है, अपना सरफेस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, और इंक जो है, इंक आकर के सरफेस के ऊपर एड्सॉर्ब हो रही है। तो जो इंक होती है यहां पर, ये जो ब्लैक इंक है, ये ब्लैक इंक को हम बोलेंगे एड्सॉर्बेट। बोलो, बात समझ में आ गई? जो चीज एड्सॉर्ब हो रही है उसे हम क्या बोलते हैं, एड्सॉर्बेट। ठीक है, और जिस चीज के ऊपर हो रही है, अब ये किसके ऊपर एड्सॉर्ब हो रही है, आकर के चौक के ऊपर, तो ये है आपका एड्सॉर्बेंट।
बोलो बात समझ में आ गई कि जो चीज एड्सॉर्ब होगी उसे तो हम क्या बोलते हैं, एड्सॉर्बेट, और जिस चीज के ऊपर होगी उसे हम क्या बोलेंगे, एड्सॉर्बेंट। तो इसको भी हम दोनों को डिफाइन कर लेते हैं। तो जो हमारा एड्सॉर्बेट है, एड्सॉर्बेट जो होता है वो कौन है, विच इज गेटिंग एड्सॉर्ब, जो चीज एड्सॉर्ब हो रही है उसे हम क्या बोलते हैं, एड्सॉर्बेट। और जो दूसरी चीज है हमारे पास एड्सॉर्बेंट, और एड्सॉर्बेंट क्या होता है, विच इज प्रोवाइडिंग सरफेस फॉर एड्सॉर्प्शन। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। जो दो चीजें हैं यहां पर, एक चौक और एक इंक, जो चौक है वो सरफेस प्रोवाइड कर रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एड्सॉर्बेंट, और जो चीज एड्सॉर्ब हो रही है उसे हम क्या बोलते हैं, एड्सॉर्बेट। तो ये हो जाएंगे आपके पास दो कंपोनेंट्स एड्सॉर्प्शन के। जो सरफेस प्रोवाइड करेगा वो है आपका एड्सॉर्बेंट, और जो चीज एड्सॉर्ब होगी उसे हम क्या बोलेंगे, एड्सॉर्बेट। तो ये हो जाएंगे दो कंपोनेंट्स। तो इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम अपना नेक्स्ट चीज देखते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल जरूर लिख लेना, ये चौक वाला और इंक वाला, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि एड्सॉर्बेट क्या होता है और एड्सॉर्बेंट क्या होता है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना, इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो चीज एड्सॉर्ब हो रही है उसे हम एड्सॉर्बेट बोलते हैं, जिस पर हो रही है उस पर एड्सॉर्ब, उसको क्या बोलते हैं, उसको एड्सॉर्बेंट। ठीक है, नोट करेंगे इसको, इस चैप्टर में लिखने वाला बहुत कुछ आएगा आपके पास, तो नोट करते जाइए। और समझने वाला कुछ ज्यादा मुश्किल तो है नहीं, आप देख ही रहे हो, बिल्कुल इजी था चैप्टर। हाँ जी, दो कंपोनेंट्स पढ़ लिए हमने, एक होता है एड्सॉर्बेट और दूसरा होता है एड्सॉर्बेंट। अब इसके बाद अगर कुछ इनके एग्जांपल्स देखें हम कि कहां पर हमें एड्सॉर्प्शन देखने को मिलती है, तो एक तो हमने जैसे भी इंक वाला देखा, इंक के अंदर हमने चौक को डिप किया, उसने क्या किया, अपने सरफेस के ऊपर इंक को एड्सॉर्ब कर लिया। और रियल लाइफ एग्जांपल आपको एक बताता हूं, आप सभी जब नए शूज खरीद के लाते हो, नए शूज खरीद के जब भी लाते हो, उसके अंदर एक छोटी सी पुड़िया निकलती है, याद है सभी को, एक छोटी सी व्हाइट कलर का पैकेट होता है और उसके अंदर कुछ केमिकल सा होता है। ठीक है, वो जो सब्सटेंस होता है वो होती है आपकी सिलिका जेल। ठीक है, और सिलिका जेल क्या करती है, सिलिका जेल आसपास का मॉइस्चर एब्जॉर्ब करती है। जो शूज होते हैं, शूज के अंदर अगर मॉइस्चर पड़ जाए तो उनमें स्मेल आने लगती है, वो खराब हो जाते हैं। अगर सिलिका जेल उसके अंदर प्रेजेंट हो तो सिलिका जेल क्या करेगी, अगर थोड़ा बहुत उसके आसपास मॉइस्चर आएगा भी सही तो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगी अपने सरफेस के ऊपर। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है अपने शूज को खराब होने से बचा सकते हो। तो सिलिका जेल बहुत अच्छा एग्जांपल है एड्सॉर्प्शन का। और अगर बात करें एड्सॉर्प्शन के एग्जांपल्स की, तो जैसे कि एक आपके पास बीकर कोई ऐसे चैम्बर है जिसके अंदर कोई एक गैस भरी हुई है, मान लो हाइड्रोजन गैस भरी हुई है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस का मान लो प्रेशर P है फिलहाल, 10 एटमॉस्फेयर 20 एटमॉस्फेयर कुछ भी प्रेशर है। ठीक है, अब अगर मैं इसके अंदर कुछ चारकोल के पीसीस डाल देता हूं, कुछ चारकोल के पीसीस डालने के बाद क्या देखा हमने, क्या चीज ऑब्जर्व करी कि ये जो प्रेशर पहले रीडिंग शो कर रहा था अब प्रेशर कम हो गया है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो चारकोल है, चारकोल के पीसीस के ऊपर हाइड्रोजन गैस आकर के एड्सॉर्ब हो जाती है, तो उसके ऊपर एड्सॉर्ब हो जाएगी तो वो प्रेशर क्रिएट नहीं करेगी, जिस वजह से जो इसका प्रेशर है वो घट जाएगा। तो जो भी गैसेस, अगर कहीं पर हमने एग्जांपल लिया कि एक चैम्बर के अंदर हमने गैसेस ली हुई हैं, अगर उसके अंदर हम चारकोल ऐड कर देते हैं तो उस गैस का प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाता है। उसका कारण यही है कि जो चारकोल हम ऐड करते हैं उसके सरफेस के ऊपर आकर के जो गैस है वो क्या हो जाती है, एब्सॉर्ब हो जाती है। बोलो बात समझ में आ रही है, कुछ एग्जांपल्स हैं। ठीक है, अब इसके बाद एक छोटा सा रीजन तो हमने देख लिया कि जो
एड्सॉर्प्शन है वो होती क्यों है, उसको थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे और एक रीजन और भी बढ़ेंगे कि एड्सॉर्प्शन होने का कारण जो है वो क्या होता है। ठीक है, तो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक के लिए हेडिंग आप डालेंगे आपकी मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन की, जो एड्सॉर्प्शन है वो कैसे होती है, क्यों होती है, उसके बारे में हम। ठीक है, नेक्स्ट चीज आ जाएगी हमारी मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन। जो एड्सॉर्प्शन है वो कैसे होती है, उसका मैकेनिज्म क्या है। तो अगर फर्स्ट चीज को हम देखें तो फर्स्ट चीज जैसे कि अभी हमने देखी थी कि जो सरफेस के ऊपर पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उनके ऊपर अनबैलेंस फोर्सेस लगती हैं, जिस कारण से जो है एड्सॉर्प्शन होती है, उन पर एक इनवर्ड पुल लगता है और वो जो है दूसरे पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो एक चीज तो हमने ये देख ली। और दूसरा रीजन, एक और रीजन अगर इसका हम देखें तो क्या होता है, अगर कोई भी चीज हम चाहते हैं कि स्पॉन्टेनियस हो, किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए हम क्या बोलते हैं कि जो डेल्टा जी होती है फॉर एनी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ये एक चीज और पहले वाला जो आपको बताया है पहले उसको देख लेते हैं, एक मिनट रुकिए। ठीक है, जो पहले हमने एक चीज पढ़ी कि जो आपके सरफेस के ऊपर पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं उन पर जो है अनबैलेंस्ड फोर्स लग रही होती है। जैसे कि ये कोई भी आपके पास ब्लॉक है, इसमें जो पार्टिकल सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होंगे उन पर जैसा कि हमने बोला अनबैलेंस्ड फोर्सेस लगती हैं। ठीक है, और जो सेंटर में प्रेजेंट होते हैं उन पे क्या होता है, उन पे बैलेंस फोर्सेस लगती हैं चारों तरफ से। ठीक है, ये चीज हमने पढ़ी पहले। ठीक है, तो एक चीज आपको यहां पर देखनी है कि जो एड्सॉर्प्शन है, एड्सॉर्प्शन क्या एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है। अगर इसकी बात देखें हम कि अगर कहीं पर एड्सॉर्प्शन हो रही है तो वहां पर हीट जो है वो रिलीज होगी या हमें देनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो अगर देखना है, देखो अगर कहीं पर एड्सॉर्प्शन हो रही है तो एड्सॉर्प्शन होने के दौरान हमने क्या बोला था कि जो सरफेस के ऊपर पार्टिकल प्रेजेंट है उनके ऊपर अनबैलेंस फोर्स लग रही है। बिफोर एड्सॉर्प्शन जो पार्टिकल यहां पर प्रेजेंट है उस पर अनबैलेंस फोर्स लग रही है। अब मान लो यहां पर कोई चीज आकर के एड्सॉर्ब हो गई, इस सरफेस के ऊपर मान लेते हैं कि कोई चीज आई और एड्सॉर्ब हो गई। ठीक है, एड्सॉर्प्शन हो गया, इसके ऊपर आकर के जो कोई चीज है वो एड्सॉर्ब हो गई। ठीक है, ये कोई ब्लू कलर की कोई चीज आई और इसके ऊपर एड्सॉर्ब। ठीक है, अगर एड्सॉर्प्शन से पहले की बात करें तो इस पार्टिकल के ऊपर इनवर्ड पुल लग रहा था। अब जो है एक पार्टिकल एड्सॉर्ब होने के बाद ये जो है चारों तरफ से इक्वली अट्रैक्ट होने लग गया, तो अब इसके ऊपर जो इनवर्ड पुल लग रहा था वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यानी कि आप कह सकते हो कि किसी हद तक वो स्टेबल हो गया है, पहले वो स्टेबल नहीं था। ठीक है, जब भी कोई चीज स्टेबल नहीं होती तो उस टाइम पर उसकी एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। मालूम है सभी को, हमने केमिस्ट्री का थंब रूल पढ़ा है, बार बार मैं इस चीज को बोलता हूं, हायर इज द एनर्जी लेसर विल बी द स्टेबिलिटी एंड लेसर इज द एनर्जी हायर विल बी द स्टेबिलिटी। तो अगर वो पहले अनस्टेबल था मतलब उसकी एनर्जी हाई थी। अब जो इसके ऊपर फोर्सेज है वो बैलेंस लग रही है, चारों तरफ से लग रही है, तो मतलब ये कैसा है, स्टेबल है। स्टेबल है मतलब इसकी एनर्जी क्या हो गई है, कम हो गई। तो पहले एनर्जी थी ज्यादा, एड्सॉर्प्शन के बाद एनर्जी हो गई कम। तो ज्यादा से कम एनर्जी तो कंजर्व्ड है, पहले ज्यादा थी अब कम हो गई है, तो कम होगी तो बची हुई एनर्जी कहां जाएगी, वो एनवायरमेंट में रिलीज हो जाएगी। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो अगर एड्सॉर्प्शन को ऑब्जर्व करते हैं हम, एड्सॉर्प्शन जो है आपका एक्सोथर्मिक होता है, हीट जो है एड्सॉर्प्शन के दौरान रिलीज होती है। और क्यों होती है वो हमने देखा कि जो रेजिडुअल जो आपकी यहां पर अनबैलेंस फोर्सेज हैं आफ्टर एड्सॉर्प्शन वो बैलेंस हो जाती हैं। तो अनबैलेंस फोर्स थी जब तो स्टेबिलिटी कम थी, अब जब बैलेंस्ड है तो स्टेबिलिटी ज्यादा है, और जब स्टेबिलिटी कम होती है उस टाइम पर एनर्जी क्या होती है, ज्यादा। और ज्यादा से कम एनर्जी जा रही है मतलब एनर्जी क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। तो इसलिए प्रोसेस क्या है आपका, एक्सोथर्मिक। ठीक है, तो पहला मैकेनिज्म हमने देख लिया था, हम सब जानते हैं द पार्टिकल्स प्रेजेंट
on the surface experienced unbalanced forces ठीक है, जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है सरफेस के ऊपर वो अनबैलेंस फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं एंड आर लेस स्टेबल एंड हैव हाई एनर्जी। ठीक है, बट आफ्टर एड्सॉर्प्शन एड्सॉर्प्शन होने के बाद द फोर्सेस on the surface particles, the forces on the surface particles gets balanced and will become more stable and have less energy and the remaining energy will released। ठीक है, so the adsorption is an exothermic process। ठीक है, बात समझ में आ गई कि जो एड्सॉर्प्शन है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ऐसा क्यों है कि जो पार्टिकल्स एड्सॉर्ब हो गए हैं, अब एड्सॉर्ब हो गए तो पहले एड्सॉर्ब होने से पहले जो सरफेस पर पार्टिकल्स थे उनकी एनर्जी ज्यादा थी, एड्सॉर्ब होने के बाद अब उनकी एनर्जी कम हो गई है, तो जो घटी है एनर्जी वो क्या होगी, एनवायरमेंट में रिलीज हो जाएगी और इसीलिए प्रोसेस जो है वो आपका एक्सोथर्मिक हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी चीज यहां पर अगर हम बात करें तो किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए एड्सॉर्प्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस होती है। सो फॉर एनी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हम सभी ने पढ़ा हुआ है कि फॉर एनी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा जी किसके इक्वल होती है, 0 के इक्वल। ठीक है, सॉरी, डेल्टा जी जो है वो क्या होती है, नेगेटिव होती है, और डेल्टा जी 0 कब होती है, जब प्रोसेस इक्विलिब्रियम में होता है। ठीक है, और पॉजिटिव होगी जब प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है, तो किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए जो डेल्टा जी होती है वो नेगेटिव होती है, ये हम सब ने पढ़ा है। ठीक है, तो अब अगर इस प्रोसेस के लिए देखें, ये प्रोसेस को भी हम स्पॉन्टेनियस बोल रहे हैं, तो क्या इसके लिए डेल्टा जी नेगेटिव है या नहीं, आइए देखते हैं। देखो, डेल्टा जी का एक फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, जिसमें हम पढ़ते हैं डेल्टा एच क्या होता है आपका, एंथैल्पी का चेंज, डेल्टा एस क्या होता है, एंट्रोपी का चेंज, टी क्या होता है यहां पर, टेम्परेचर। पढ़िए हम सभी ने इक्वेशन। ठीक है, तो यहां पर अगर हम चाहते हैं कि डेल्टा जी नेगेटिव आए, तो डेल्टा जी नेगेटिव के लिए डेल्टा एच जो है वो बड़ा होना चाहिए टी डेल्टा एस से। तो पहले तो ये देख लेते हैं डेल्टा एच और डेल्टा एस क्या नेगेटिव है या पॉजिटिव है, आइए देखते हैं। तो देखिए, डेल्टा एच की अगर हम बात करते हैं यहां पर, डेल्टा एच यानी कि एंथैल्पी चेंज, अभी अभी हमने पढ़ा कि प्रोसेस कैसा है, एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक में डेल्टा एच कैसा होता है, नेगेटिव होता है।
ठीक है, तो डेल्टा एच जो है वो नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है? क्योंकि प्रोसेस आपका एक्सोथर्मिक है। क्यों एक्सोथर्मिक है वो भी अभी हमने देख लिया। अगर हम बात करें डेल्टा एस की, एंट्रोपी का चेंज वो क्या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? अगर एंट्रोपी की बात करो तो जो भी चीज आकर के इसके ऊपर एब्जॉर्ब हो रही है, देखो एंट्रोपी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि बड़ी या घटी? एंट्रोपी इज सिंपल वर्ड में हम क्या बोलते हैं? इट इज द मेजर ऑफ रेंडमनेस। जितनी ज्यादा रेंडमनेस उतनी ज्यादा एंट्रोपी, ठीक है। और अगर कोई चीज पहले क्या थी? बिखरी हुई थी, मतलब कि जैसे देखो एंट्रोपी बेसिकली क्या चीज होती है, हमने पढ़ा है ये 11th क्लास में। एंट्रोपी क्या होती है? इट इज द मेजर ऑफ रेंडमनेस। ठीक है, मेजर ऑफ रेंडमनेस का मतलब जैसे कि गैस पार्टिकल्स हैं। गैस पार्टिकल्स क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं। दूर दूर है मतलब रेंडमनेस ज्यादा है, बिखरे हुए ज्यादा है। जो चीज बिखरी हुई ज्यादा होती है मतलब उसमें रेंडमनेस ज्यादा है, और रेंडमनेस ज्यादा मतलब एंट्रोपी ज्यादा। तो अगर गैस पार्टिकल देखोगे तो गैस पार्टिकल दूर दूर होते हैं, लिक्विड पार्टिकल देखोगे थोड़े पास पास होते हैं, और अगर सॉलिड पार्टिकल देखोगे तो बिल्कुल ही पास पास होंगे। तो रेंडमनेस किसमें ज्यादा? जिसमें बिखरे हुए ज्यादा है, गैस में ज्यादा मतलब इसकी रेंडमनेस ज्यादा, मतलब एंट्रोपी ज्यादा। इसमें एंट्रोपी कम, इसकी एंट्रोपी और भी कम। अब एड्सॉर्प्शन के दौरान क्या हुआ? कोई चीज पहले इधर उधर बिखरी पड़ी थी, जैसे कि अगर मैं चौक की बात करूं, चौक हमने इंक के अंदर डिप किया था, तो इंक जो थी वो लिक्विड फॉर्म में थी। अब वो घूम रही थी, मूवमेंट हो रही थी, उसके अंदर ब्राउनियन मूवमेंट होती है लिक्विड के अंदर, आपको मालूम है, पार्टिकल्स फ्रीली मूव कर रहे थे। जैसे ही आपने चौक डाला उसके अंदर और निकाल दिया, अब इस चौक के ऊपर जो है वो इंक आकर के चिपक गई है। अब क्या वो मूव कर सकती है? नहीं कर पाएगी। एक जगह जहां पर चिपक गई वहीं बैठी रहेगी, इधर उधर मूव नहीं कर पाएगी। तो उसकी रेंडमनेस क्या हो गई है? कम हो गई है। पहले वो लिक्विड फॉर्म में थी, अब आकर के एक ही जगह पर फिक्स हो गई है। पहले मूव कर पा रही थी, अब नहीं कर पा रही है। तो रेंडमनेस क्या हो रही है? कम हो रही है। और रेंडमनेस कम हो रही है मतलब एंट्रोपी चेंज जो है वो क्या होगा? वो भी नेगेटिव होगा। ठीक है, तो डेल्टा एच भी नेगेटिव है, डेल्टा एस भी नेगेटिव है। अगर आप चाहते हो कि यहां पर डेल्टा जी नेगेटिव आए, तो डेल्टा जी नेगेटिव आएगा कब? नेगेटिव आएगा वो जब आप यहां पर दोनों वैल्यूज को अगर पुट करके देखो, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये हमने लिखा। ठीक है, तो डेल्टा एच जो है यहां पर ये तो नेगेटिव है, ठीक, और टी डेल्टा एस भी यहां पर क्या है? ये भी नेगेटिव है। नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है, तो ओवरऑल डेल्टा जी क्या आ जाएगा आपका? नेगेटिव। इसीलिए प्रोसेस जो है वो कैसा है? स्पॉन्टेनियस है। तो आप देख सकते हो यहां पर कि जो हमारी वैल्यूज हैं, दो चीजें देखी हमने यहां पर, डेल्टा एस और डेल्टा एच, दोनों ही इसमें क्या होती हैं? नेगेटिव होती हैं। तो दोनों चीजें नेगेटिव होंगी तो ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहां से, और डेल्टा एच जो है वो क्या है? नेगेटिव है। इस वजह से डेल्टा जी जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। बट एक चीज और आपको देखनी पड़ेगी यहां पर कि अगर डेल्टा एच इससे बड़ा होगा तभी आपका आंसर नेगेटिव आएगा, है ना। अब ऐसा तो मान लो इसकी वैल्यू यहां से 50 आ रही है, इसकी 30 आ रही है, तो आंसर तो आपका +20 आ गया, प्रोसेस तो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो इसीलिए जो डेल्टा एच है वो आपके डेल्टा एस से हमेशा क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। सो इफ यू वांट डेल्टा जी इज नेगेटिव, अगर आप चाहते हो डेल्टा जी आपका नेगेटिव आए, तो उसके लिए जो है डेल्टा एच हमेशा बड़ा होना चाहिए किससे? टी डेल्टा एस से, फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। प्रोसेस जो है डेल्टा जी आपका बड़ा होना चाहिए टी डेल्टा एस से, तभी आपका आंसर नेगेटिव आएगा, अदरवाइज वो पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है आपका नेक्स्ट छोटा सा मैकेनिज्म ऑफ
एड्जॉर्प्शन। तो दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए कि डेल्टा जी जो है वो आपका नेगेटिव होगा तभी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, और उसके नेगेटिव होने के लिए ये जो रिलेशन हम पढ़ते हैं डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, वहां पर हमने देख लिया कि जो एंट्रोपी चेंज है वो क्या है, नेगेटिव है, और एंथैल्पी चेंज भी नेगेटिव है। तो यहां पर एंट्रोपी चेंज तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस है, ये माइनस है। अब ये माइनस की वैल्यू बड़ी होगी तभी आपका डेल्टा जी नेगेटिव आएगा। सो फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव, एंड इफ वी वांट डेल्टा जी टू बी नेगेटिव देन इन दैट केस डेल्टा एच शुड बी ग्रेटर देन टी डेल्टा एस ऑलवेज, इफ यू वांट द प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।